समाज में जो जटिलता है, उसकी बनी हुई अधिबद्धता को मिटाने के लिए हमने क्या किया? उसको सरल बनाने के लिए हमने क्या किया? मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल वही क्रांति की तरह, क्योंकि क्रांति आवाज़ तो एक वॉल्यूम में होती है, क्रांति जो होती है वो एक प्रोसेस में होती है। क्रांति का क्या होता है कि जब क्रांति को हम देखते हैं तो हम उठा के देखते हैं कि एक सोच का पनपना, एक एक सोच में जब उतरती है, एक आइडिया थ्रू उतरता है, एक विचार उतरता है और उस विचार को लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जाके कहीं क्रांति आती है। हालांकि मेरे हिसाब से दुनिया की जो सबसे पहली क्रांति किसी भी इंसान के लिए, दुनिया की सबसे पहली क्रांति उसकी भाषा होती है, उसकी मातृभाषा की एक्सेप्टेंस होती है। जब वो अपनी मातृभाषा को सोशली रूप से या ग्लोबली रूप से प्रेजेंट करने लगता है और एक्सेप्ट करने लगता है, तब इंसान की सबसे पहली क्रांति होती है। अगर कुछ भी क्रांति करनी, कोई भी बड़ी क्रांति ले आनी, तो आपको उसके बिना आप क्रांति ला नहीं सकते। मातृभाषा को एक्सेप्ट किए बिना क्रांति ला ही नहीं सकते हो सकते हो, क्योंकि बहुत हद तक मैं देखता हूँ कि ऐसा होता क्या है एक्चुअली में, कि बहुत हद तक लोग अपनी मातृभाषा से दूर जाते हैं या फिर मातृभाषा को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसके कारण मैं ऐसा बहुत बार देखता हूँ कि सामाजिक संरचना ही ऐसी बन रखी है कि लोगों का नैरेटिव भी ऐसा सेट हो रखा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करूँगा तो ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। पर एक्चुअल में अगर हम उठाकर देखें तो शायद सबसे पहली क्रांति यही होती है कि आप अपनी मातृभाषा को एक्सेप्ट करिए, उसे ग्लोबली रूप से प्रेजेंट करिए, उसे विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी अदर लैंग्वेज। और भाषा सबसे सबसे लॉयल होती है। उसको सीखने के लिए आप कभी भी भाषा को सीखने के लिए, मातृभाषा को सीखने के लिए आपने कभी एफर्ट नहीं डाला होगा। मुझे याद है, मैं इंग्लिश सिखाऊंगा तो मुझे कोई एफर्ट डाला होगा, हिंदी सिखाऊंगा तो कोई एफर्ट डाला होगा, लेकिन अवधी सीखने के लिए मैंने कभी एफर्ट डाला ही नहीं है, मैं जहाँ तक मुझे पता है। और मैं ये सबसे लॉयल है क्योंकि ये सबसे, आप दुनिया में सब कुछ आपसे छीन सकता है, आपकी भाषा नहीं छीन सकती, आपकी मातृभाषा नहीं छीन सकती है। एंड द सेकेंड थिंग कि ये आपको अंततः तक रहती है, आपके जन्म से लेकर, जब आप जन्मते हो तब से लेकर मृत्यु तक होती है। मैं पहला वर्ड जो बोला रहा हूँ वो अवधि में बोला रहा हूँ, जो कभी मैं मर रहा हूँ तो मैं शायद ये नहीं बोलूँगा कि इट सीम्स आई एम गोइंग टू डाई, ये नहीं बोलने वाला। मैं शायद ये नहीं बोलूँगा कि हे भगवान लगता है मैं मर जाऊँगा। मेरे मुँह से ये निकलेगा कि हे भगवान लागत आए हम मर जाए, ये निकलेगा। ये नेचुरल फ्लो है और इस नेचुरल फ्लो को रोकना एक सबसे दुनिया की प्रथम क्रांति को मार देना है, किसी इंसान की जिंदगी की प्रथम क्रांति को मार देना। क्योंकि जब आप आंतरिक लड़ाई लड़ते हो, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, किसी भी कारण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उठता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, किसी ने करियर में और हार हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी सी बात का बुरा लग गया, तो आप जब उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में या फिर प्यार में हार गए, हालांकि प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो प्यार की बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि प्यार तो आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसका एक दायरा सेट नहीं कर सकते, पैरामीटर सेट नहीं कर सकते हो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके खत्म हो रहा है। नहीं, ये बहुत अनंत है, एंडलेस है। आप तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब उठता है, तो आप जब कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में होते हो, व्हेन यू सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग, स्टार्ट क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, और यू पुट द क्लोज इन योर माउथ, के सामने बैठा हुआ, जो आगे बाहर बैठा हुआ इंसान सुन ना ले, और वो अगर सुन लिया तो आज तो वो एम्पैथी दे दिया, आज वो एम्पैथी दे देगा, लेकिन आने वाले जो साल हैं, जो कुछ दिनों बाद वो शायद ये बात बोलेगा कि उस दिन तुम झेले हुए थे, तुम वो थे, कष्ट में थे, मैंने तुम्हें एम्पैथी सिंपैथी जो भी है मैंने तुमको दी, लेकिन वो बोलेगा, वो दिखाएगा कि तुम कमजोर हुए थे। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कौन सबसे द बेस्ट, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, सबसे संगी साथी कौन होता है उस वक्त में, जो आपको संभालता है? आप खुद होते हो। और उस वक्त में आपके बीच में एक ब्रिज बनता है, वो भाषा, शायद वो आपकी मातृभाषा ब्रिज बनाती है। मैं जब कभी, मुझे याद है, जब कभी मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहा हूँ या फिर, तो मैं शायद ये सोचूंगा कि मैं शायद इसमें इंग्लिश या हिंदी में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में सोचूंगा कि मेरे हम कहाँ पे गए। मातृभाषा जिससे कि रग में बसती है, आपकी नसों में बसती है। द सेकेंड थिंग, वैसे ही आपके रगों में आर्ट बहता है। आर्ट बहुत इंटरनल है, एंड आर्ट को मैं मानता हूँ कि आर्ट, आप कोई भी क्रांति का एक बेस्ट फॉर्म होता है कि आप अपने आर्ट से लाइए और उस आर्ट को क्राफ्ट बनाना। यू स्टार्ट हैमरिंग इट, यू स्टार्ट हैमरिंग योर आर्ट। आप उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए आप उसको पीटते हो, एंड यू स्टार्ट हैमरिंग, एंड दैट आर्ट टेक्स योर हैमर ऑन इट्स बैक, ऑन इट्स चेस्ट, ऑन इट्स शोल्डर, ऑन इट्स हेड, कहीं भी वो लेता है, वो एक्सेप्ट करता है आपके हैमर, और यू स्टार्ट हैमरिंग, उसे मारते रहते हो, क्योंकि वो एक क्राफ्ट में बनेगा, और तब जाके कहीं आप क्राफ्ट बनता है। वो जो संघर्ष होता है एक आर्ट को एक क्राफ्ट में बनाने के लिए, जो आप एक स्ट्रगल उठाते हो, एंड आई थिंक दैट इज द सेकेंड रेवोल्यूशन फॉर एनीवन।
सामाजिक स्ट्रक्चर यानी सोशल स्ट्रक्चर जब हम उठाकर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, एक पाथवे बना हुआ है, एक सोशल पाथवे बना हुआ है जिस पर लोग चल रहे हैं। हमें पता नहीं, हम सब जानते हैं कि हमारे मन में एक ऐड आता है, उसने उसने ये क्या इम्पैक्ट डाला, हम ये जानते हैं कि ये इसका देन है। अगर कुछ चेंजेस हुए तो हम बताते हैं कि इसका चेंजेस, लेकिन हम खुद उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप कभी भी, आप होता ना कि एक बड़ी सी आपके मन में आइडिया इंप्लीमेंट कैसे हुआ है, बड़ी सी कंपनी है वो जो चल रही है, और एक तो दिखावे का इतना प्रचलन है इस समाज में कि लोग दिखावा को इतना ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं कि एक्चुअल फॉर्म जो है, और वो एक तो एक बात बोली थी कि प्रिजेडिस जो है वो इंसान की प्रतिभा को मार देती है। भाषा, कपड़ा और शक्ल जो है वो पूर्वाग्रह पैदा करता है, वो पूर्वाग्रह इंसान के प्रतिभा को मार देती है। आप उठा के देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसे बहुत से बेहतर एक्टर थे, उन्होंने इंग्लिश में बोलने के कारण आज तक वो बहुत लेट में फेम पाए, हालांकि उन्हें पहले पाना चाहिए था। एक्टिंग क्राफ्ट में उनको बहुत बहुत बड़ा दर्जा था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्या है, ये सामाजिक संरचना में क्या होता है, एक आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ कि ऐसा कर देने से लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। इंसान की सबसे पहली जो होता है, क्रांति की सबसे पहली जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी इंटरनल रेवोल्यूशन की जो होती है, आंतरिक क्रांति की जो बात होती है, वो क्यों मरती है? क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला कैसा सोचेगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। दे डोंट थिंक अबाउट इट। इंटरनल जो रेवोल्यूशन होता है, आंतरिक क्रांति की मौत होती है शायद यहाँ से। तो आप देखते हो कि आप हाईवे से जा रहे हो, आपके ऊपर एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगता है, हाउ द आइडिया इज इम्प्लीमेंटेड। ये आइडिया इम्प्लीमेंट कैसे होता है? एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगता है, वो बिल बोर्ड पे लिखा रहता है, आइए यहाँ खाइए, यहाँ पे आप मैं टिक्की दे रहा हूँ, कुछ आलू का टिक्की दे रहा हूँ, एंड यू टर्न योर बाइक और समथिंग योर व्हीकल टू टर्न एंड यू गो एंड आप खाते हो। वो कुछ होते थे ना कि वो थोड़ा टिक्की ब्रेड मिला खा के। तो ये चीज़ें जो है, ये तो पूंजीपतियों का एक साधन है ना, कि वो आपके मन में एक आइडिया डालते हैं, वो आइडिया डालते हैं और आप उस आइडिया को फॉलो करते हैं और वो उससे कमाई करते हैं। ये पूंजीपतियों का कमाल है। आप मानो या ना मानो, ये जो चीज़ें हैं, वो बड़ा सा बोर्ड जो लगता है, वो साइन हो जाता है कि यहाँ पर भी आ चुका पूंजीपति का एक साम्राज्य बन रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप पहले तो अपनी सोच को समझिए कि आप क्या सोचते, तब जाके क्रांति आ सकती है। नहीं तो फिर अन्यथा आप सोचते रहिए कि आ जाएगी। और ज़िंदगी के पहलू को समझना, ये चीज़ जो मैंने बताया कि प्यार और इश्क, प्यार जो है और कला जो है और मातृभाषा, ये ज़िंदगी के पहलू हैं। आप इसके बिना क्रांति ला नहीं सकते हैं। तो फिर क्रांति आती रहेगी और मॉडर्निटी का कोई बनेगा ही। तो लाइफ है, मॉडर्निटी आती रहेगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ हैज सीक्वेंसेस एंड व्हेन यू पुट दैट सीक्वेंसेस टुगेदर यू गेट वेरी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, जिसके अराउंड लाइफ रिवॉल्व करती है। ये समझना पड़ता है। जैसे भूख है, भूख एक लाइफ का पहलू है। जब आदमी की भूख मिटती है तब जाकर कुछ आगे का सोचता है, नहीं तो वो भूख के बारे में सोचता रहता है। 2 जून की रोटी मिलती है तब जाके आगे वो कुछ करने का सोचता है, नहीं तो उससे पहले वो यही सोचता रहेगा कि मेरी भूख कैसे मिटेगी। ये चीज़ें लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। चाय पीनी है, कॉफ़ी? होता है ना कि बड़े रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि आ गई हम मॉडर्न। कैसी मॉडर्निटी है? एक नैरेटिव सेट है ना कि लोग बोलते हैं कि आई एम टी लवर, आई एम अ कॉफी लवर। व्हाट काइंड ऑफ लवर यू? आई थिंक यू आर जस्ट नथिंग, यू आर जस्ट अ फकिंग कंज्यूमर। यू आर प्लान टू बी अ लवर, यू आर नॉट अ लवर। कैसा ये प्यार तुम्हारा कैसा है? मतलब किसी का भी प्यार कैसा हो? कैसे चाय, अगर चाय का वो प्रेमी तो क्या वो जानता है क्या कि चाय बागान की औरतें कैसे काम करती हैं? उसका ग्राउंड लेवल को कभी समझने की कोशिश किया है क्या? या फिर कॉफ़ी बागान की औरतें और उसकी आदमी की क्या स्थिति है, समझने की कोई कोशिश किया क्या? एक औरत है 60 साल की, उसका पति 65 साल का अंधा है और बेटा जो है सुसाइड कर लिया है। तो व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग्स? ये तुम्हारा प्यार है जो उसको ग्राउंड लेवल पे लोग समझना ही नहीं चाहते। नैरेटिव सेट्स है, अपना होता है ये, आपकी प्रेफरेंस है, अच्छी बात है। आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपका प्रेफरेंस है। लवर कहना इज क्या, कैसा प्यार है समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। आप मॉडर्निटी की बात कर रहे हो ना, आप ये जो बड़ी मॉडर्न की बात कर, कैसी मॉडर्निटी है? आपका समझने, अपने घर के सोशल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया क्या? कोई भी औरत, कोई भी जो एक लेडी होती है घर की, जो औरत होती है वो क्या होती है? को कितनी बड़ी डीएम, मजिस्ट्रेट, कुछ भी MP MLA, लेकिन अगर घर पे नौकर ना हो, पति कितना बड़ा निठल्ला हो, घर पे नौकर ना हो, 4 मेहमान आ जाते हैं तो पति बोलता है सुनो चाय बना दो या कॉफ़ी बना दो। क्यों वो नहीं बना सकता है?
और जब वो बनाती है उसके बाद जब बच्चे बैठे होते तो वो बेटी को भी बोलेगी कि जाकर बीमारों को चाय दे आओ या लोगों को चाय दे आओ। बेटा बेटा नहीं बोलते उससे, क्यों? और वो भी जो पीने आए वो भी बोलेगा, अगर बेटा देने जाता तो वो भी बोलेगा कि अरे वो नहीं है। क्यों वो नहीं है? क्या मतलब वो नहीं है? क्या मतलब वो है नहीं क्या? क्या है कैसी? जब तक ये चलता रहेगा, ये आप सोसाइटी को दोस्त दो या जिसको भी देना है तो दिखावे का प्रश्न एक टी लवर कॉफी का। क्या ये क्या क्या मॉडर्निटी है? लोग अपनी मातृभाषा तक को भूल जा रहे हैं। आप क्या सोचते हो? आप कभी क्या सोचा है? किसी ने भी सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या एक्चुअल मेरी सोच का फॉर्म है? हम क्या थे? हमारा वजूद क्या था? कोई जानना ही नहीं चाहता ना। हमारे सोच का क्या वजूद है? ये मेन बात ये होता है कि हम हमारा सोच का वजूद क्या है, बेस फॉर्म क्या है हमारे वजूद का, नहीं सोचना है। और जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो चलती रहेंगी कि सुनो कॉफ़ी बना दो, तब तक कुछ नहीं आने वाला, नथिंग, कुछ नहीं चेंज होने वाला। ना कोई कल्चर रेवोल्यूशन, ना कोई ट्रेडिशनल रेवोल्यूशन, कुछ नहीं आने वाला। अगर एक मजबूत क्रांति बनानी है तो वो लोगों को निकलना पड़ेगा कि जो किचन में पड़े हुए हैं। अफ्रूट क्रांति किचन से निकलेगी, और नहीं तो फिर कोई कल्चर ट्रेडिशन कुछ नहीं आने वाला। पूछते रहिए सारी चीज़ें।